Hello everyone, my name is Achal and I'm your content DILR mentor, and today we are going to discuss 5 critical mistakes which students tend to make while preparing for the quantitative ability section of IP MAT. Right? So let's get started. The first critical mistake that students make is ignoring calculations. Now, what happens is a lot of times when IP मैट जनरली इज़ अ स्पीड टेस्ट। IP मैट के जो तीनों एग्जाम्स हैं, इंदौर हो गया, रोहतक हो गया एंड जिपमैट, स्पेसिफिकली रोहतक एंड जिपमैट आर स्पीड एग्जाम्स, राइट? दे आर प्रीटी ईजी कंपेयर टू IP मैट इंदौर। रोहतक और जिपमैट ईजी रहते हैं, तो वहाँ पर आपको स्कोर बहुत ज़्यादा करना होता है, तो स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन करनी होती है। तो टू मेंटेन गुड स्पीड यू नीड टू बी वेरी गुड विथ कैलकुलेशंस। एक तो वो कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आपका कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट आपको तो ये नहीं पता। आपका जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यू गेट इनटू दिस फ्रस्ट्रेशन कि आपसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता। लेट्स से मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ वगैरह बहुत लेना पड़ता है, बहुत सारे फ्रैक्शंस लेने पड़ते हैं, तो उसके कारण सिंस कैलकुलेशंस वीक है, कैलकुलेशंस मिस्टेक होती हैं एंड क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब जो क्वेश्चंस गलत हो गया तो हमें लगता है कि मेरा टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन एक्चुअली दिक्कत टाइम एंड वर्क के टॉपिक के कंसेप्ट की नहीं है। दिक्कत किसकी है? आप कैलकुलेशन सही से नहीं कर रहे हो, राइट? तो कैलकुलेशन सुधारना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब कैसे तो सुधार सकते हैं कैलकुलेशंस को? तो कैलकुलेशन भाई एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में लगातार बैठ के इम्प्रूव नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम कंसिस्टेंट बेसिस पर देना पड़ेगा। तो ट्राई टू टेक आउट 10 to 15 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड प्रैक्टिस कैलकुलेशंस। स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, फ्रैक्शन और परसेंटेज चेंजेस याद कर लो, पावर्स याद कर लो, 2 की, 3 की, 5 की पावर्स, 11 की पावर्स याद कर लो, टेबल्स इफ पॉसिबल जितनी ज़्यादा हो सके उतनी याद कर लो, ठीक है? और इफ पॉसिबल ट्राई टू गेमिफाई और कैलकुलेशन प्रैक्टिस। मैथ्रिक्स करके एक ऐप आती है, ब्रेनली करके एक ऐप आती है, तो डाउनलोड दीज एप्स, स्पेंड 10 to 15 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस ऑन दीज एप्स। दीज एप्स थ्रो सम क्वेश्चंस एट यू जो हमें टाइम मैनर में सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन से इम्प्रूव हो जाएगी तो नंबर्स का डर खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर्स का डर खत्म हो जाता है तो मैथ्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है फिर उसके बाद, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज स्किपिंग बेसिक्स। हमें लगता है आईपी मैट में क्या है, 10 तक का तो सिलेबस ही आता है, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वेल दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। 10 तक के जो सिलेबस में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब जो सिलेबस हो गया है, रैशनलाइज सिलेबस हो गया है, मैथ्स में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीट कर दी गई हैं। पहले के टाइम की जब हम पढ़ा करते थे उसके टाइम के मुकाबले अब बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ऑल्दो स्कूल के सीबीएसई के सिलेबस से तो हटा दी गई हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अभी भी वो सारे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक्स वही हैं 10 तक के, लेकिन जो इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो 10 तक के, सिर्फ 10 तक के पढ़ाई करने से काफ़ी नहीं होगी। तो आपको वापस से सारे बेसिक्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप पूरा कंसेप्ट फर्स्ट अप्रोच रख के तैयारी करो अपनी, ठीक है? पूरा पहले बेसिक्स, गो थ्रू द बेसिक्स जहाँ से भी आप कर रहे हो, फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बट डोंट स्किप एग्जाम्पल क्वेश्चंस इन बुक्स। कंसेप्ट्स पढ़ो जो भी है, फिर उसके एग्जाम्पल्स करो एंड देन मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल लर्निंग कंसेप्ट्स इज आस्क योरसेल्फ कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। मैंने कोई ये थ्योरम पढ़ा, सिर्फ थ्योरम रटना नहीं है, ये थ्योरम आया कैसे, वो वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, यू शुड बी दैट क्यूरियस व्हाई समथिंग हैपनिंग। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो आया कहाँ से आया। SI में अमाउंट ड्यू इज P इंटू 1+R/100 रेज टू द पावर T। इन केस ऑफ CI तो ये फॉर्मूला आया कैसे। नाउ ये फॉर्मूला जो है, क्या ये सिर्फ CI बेस्ड फॉर्मूला है या फिर इसका कुछ रिलेशन कहीं और से है?
कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। तो इफ यू आर एबल टू कोरिलेट टॉपिक्स, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मैथ्स इन अ मच मच डीपर एंड क्लियरर वे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड मिस्टेक। द थर्ड इज फोकसिंग ओनली ऑन फ्यू टॉपिक्स, या फिर फोकसिंग ओनली ऑन द टॉपिक्स जिसमें हमारा स्ट्रेंथ है, वीक एरियाज को हम छोड़ देते हैं। वेल, आई विल नॉट एडवाइज टू कंप्लीटली लीव आउट द वीक एरियाज, बिकॉज अब काफ़ी क्वेश्चंस इंदौर, स्पेसिफिकली आईपी मैट इंदौर के पेपर में तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं जहां पर मल्टीपल टॉपिक्स का एप्लीकेशन होता है। तो ऑल्दो एक अर्थमेटिक का टॉपिक होगा, लेकिन वहां पर एल्जेब्रा का या तो इंडाइसिस का या फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन हो जाएगा इन एन अर्थमेटिक क्वेश्चन। तो डोंट स्किप एनी टॉपिक कंप्लीटली, एटलीस्ट उसका बेसिक्स तो आपको पता होना ही चाहिए। You can't master all the topics. I understand that. If you can do that, that's the best way to go about it. But if you can't master all the topics, understand the basic of areas you are weak in. जो भी एरियाज आपके वीक हैं उनका एटलीस्ट बेसिक्स तो पता हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, राइट? 80% ऑफ योर मार्क्स विल ऑब्वियसली कम फ्रॉम द एरियाज वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल डिवोट 20% ऑफ द टाइम। मतलब 80-20 रूल ये हो गया कि 80% ऑफ द टाइम डिवोट ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, बट स्टिल 20% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड, ये एंड की बात कर रहा हूँ मैं, 20% ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स योर वीकर एरियाज, उनका बेसिक समझने में। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट वी फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, जब मन किया मैथ उठा लिया, जब मन किया इंग्लिश उठा लिया, कभी 2-2 दिन तक सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी 2-2 दिन तक मैथ्स छुई भी नहीं है। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना, दिस लीड्स टू नोवेयर। ठीक है, ब्रेक कर करके पढ़ाई करने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई की तरफ, प्रिपरेशन की तरफ। यू शुड हैव, इफ नॉट, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यू शुड, मतलब लकीर का फकीर तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल यू शुड हैव सम क्लैरिटी इन द नेक्स्ट 1 वीक और इन द नेक्स्ट 1 मंथ, व्हाट इज माई टारगेट, मुझे क्या क्या अचीव करना है, एंड यू कंसिस्टेंटली वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट। रैंडमली आज 4 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, फिर 4 दिन तक मैथ्स ही नहीं उठाया, इस तरीके से हमारा प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। तो आईपी मैथ स्टूडेंट्स, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग रैंडमली, दे पिक टॉपिक्स रैंडमली। अच्छा, रैंडमली कोई भी टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होता है। परसेंटेज पढ़ने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, और परसेंटेज जनरली इट्स बेस्ट कि परसेंटेज पढ़ने के पहले आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ चुके हो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के पहले एवरेज कर लो। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने के पहले आपका रेशियो कंप्लीट हो जाना चाहिए, रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, कोई भी टॉपिक कभी भी ऐसा रैंडमली हम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक मंथली या वीकली प्लान होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड कॉन्स्टेंटली रिवाइज। मैथ्स में तो बहुत ज़रूरी है, DILR और इंग्लिश में शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैथ्स में बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टेंट रिवीजन। हर 10 दिन में, हर 2 हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए सेट असाइड करके रखो। उस दिन पुराना जितना भी पढ़ा है आपने वो रिवाइज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन के लिए ही एक फॉर्मूला शीट बना के रखो अपनी। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपने क्या करना है, टॉपिक का बेसिक्स पढ़ लिया, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब कर लिया। जब आपका कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ इट मेक अ फॉर्मूला शीट। एक 2-3 पेज का फॉर्मूला शीट बनाओ हर टॉपिक के लिए। किसी का 4-5 का भी हो सकता है, किसी का 1 में भी खत्म हो सकता है, डिपेंड करता है टॉपिक पर। तो फॉर्मूला शीट बनाओ, ताकि अगर आपको 2 महीने बाद ये टॉपिक रिवाइज करना पड़े तो आप वो चीट शीट या फॉर्मूला शीट देख के रिवाइज करो। आपको पूरा वीडियो या पूरा जो 20 पन्नों का नोट्स आपने बनाया है वो पूरा देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्विक रिवीजन के हिसाब से फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड फाइनली कमिंग डाउन टू द लास्ट एंड द प्रॉब्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज नॉट एनालाइजिंग मॉक्स। मॉक्स तो लिखे हैं सर, 10 मॉक लिख दिए, मेरा स्कोर ही इंप्रूव नहीं हो रहा है। अरे भाई, कैसे इंप्रूव होगा? सिर्फ मॉक लिखने से, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से किसी ने कुछ सीखा है क्या आज तक? नहीं। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपका अगर क्वेश्चन गलत हुआ
तो क्यों गलत हुआ, जब तक आप ये क्यों नहीं समझोगे तब तक आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर राइटिंग मॉक्स यू शुड थॉरली एनालाइज देम ऑल्सो, कि जो सही हुआ वो क्यों सही हुआ और जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझ में आना। तो एनालाइज कैसे करना है मॉक्स को, सबसे पहले तो जब आप एक बार मॉक लिख लेते हो उसके बाद फिर से वो पूरा मॉक के सारे क्वेश्चंस फिर से ट्राई करो विदाउट एनी टाइम प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले आपने जो भी मॉक था वो लिख दिया, आपका कुछ स्कोर आएगा उसमें, वो आपको पता है। फिर यही मॉक विदाउट टाइम प्रेशर फिर से लिखो और फिर देखो कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो एक स्कोर टाइम प्रेशर के साथ आया, एक स्कोर विदाउट टाइम प्रेशर आया। अब इन दोनों स्कोर्स में अगर बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, लेट्स से विद टाइम प्रेशर आपका स्कोर लेट्स से आ रहा है 50 एंड विदाउट टाइम प्रेशर आपका स्कोर आ रहा है 100। इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा कि पोटेंशियल तो है लेकिन टाइम प्रेशर में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर स्कोर 50 है और यहाँ पर 60 है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है स्कोर में, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल में ही कमी है। अभी तो हमें बेसिक्स पे वर्क करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है। यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें ध्यान देना है हमारा बेसिक्स पे, रिवीजन करने पे, इन पे ध्यान देना है। अगर ये चीज़ है तो हमें किस पे ध्यान देना है, मॉक्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किन क्वेश्चंस को छोड़ें, ये सब चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। यहाँ से समझ में आता है कि हमें अपने नॉलेज इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। यहाँ नॉलेज इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मॉक एनालाइज करते समय आपको काफ़ी चीज़ें ये पता चलेंगी कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं और आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ तो चलो अच्छा है, दोज आर स्ट्रॉन्ग एरियाज़। जो वीक एरियाज़ हैं एटलीस्ट उनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, आर यू मेकिंग एनी कॉन्स्टेंट मिस्टेक्स, कुछ फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कंसेप्ट ही हिला हुआ है, आप गलत एप्लीकेशन कर रहे हो कंसेप्ट का, तो इस टाइप की कुछ कॉमन अकरिंग मिस्टेक्स अगर हैं तो उनको आपको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये ऐसी तीन एक चीज़ें हैं, दो चार तीन चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए वाइल एनालाइजिंग मॉक्स, राइट। एंड स्ट्रैटेजीज फिगर आउट करो मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और एलआर के लिए। भाई मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं ये आप तभी समझ पाओगे जब आप मॉक्स को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करोगे, ठीक है। तो दीज वर द 5 वेरी वेरी क्रिटिकल मिस्टेक्स एज फार एज आईपी मैट एग्जाम इज कंसर्न। आईपी मैट में क्वांटिटेटिव सेक्शन की प्रिपरेशन इज कंसर्न। थैंक यू।